हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे वन शॉट। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर को समझ लेंगे। चैप्टर का नेम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक गतिविधियों की। आर्थिक गतिविधियां क्या होती है? आर्थिक गतिविधियां ऐसी गतिविधि जिसे कर कर मनुष्य क्या करे, धन या आय अर्जित करे, पैसा कमाए। तो आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसके माध्यम से मनुष्य धन अर्जित करे, पैसा कमाए। चाहे वो प्राथमिक क्रिया है, चाहे द्वितीय क्रिया है, चाहे तृतीय क्रिया है। मतलब चाहे खेती कर रहा हो प्राथमिक क्रिया, चाहे वह फैक्ट्री में काम कर रहा हो द्वितीय क्रिया, चाहे वह अपनी सेवाएं दे रहा हो, चाहे अध्यापन करवा रहा हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, लॉयर हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, किसी प्रकार की भी गतिविधि करके, एक्टिविटी करके जब मनुष्य धन अर्जित कर रहा है, पैसा अर्जित कर रहा है, वही आर्थिक गतिविधि कहलाती है। जैसे खेती में काम करना, कारखाने यानी फैक्ट्री में काम करना, पढ़ाना, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। तो ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी गतिविधियां ही क्या कहलाएगी? आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधि पैसा कमाना, पैसा कमाना, ये बात हमने पढ़ी। इसके बाद जो ये क्षेत्रक है, ये वर्गीकरण है, यहाँ जो है इस वर्गीकरण को बताया गया है। आर्थिक गतिविधियों का जो वर्गीकरण है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। उत्पादन के आधार पर, काम की शर्तों के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो है हम अभी डिटेल में नहीं करेंगे। ये सेम टॉपिक कहाँ पर है? जियोग्राफी में है। अर्थशास्त्र में भी यह वाला सेम टॉपिक बताया गया है, और वहाँ थोड़ा और एक दो पॉइंट्स और है, तो वहाँ हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ उत्पादन और काम की शर्तों के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो क्षेत्रों का वर्गीकरण जो किया गया है, आगे देखते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। तो इसका पहला जो पार्ट है वह देखते हैं। उत्पादन के स्वभाव या उत्पादन के आधार पर जो है क्षेत्रों का वर्गीकरण। उत्पादन करना है, वस्तुओं का उत्पादन। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या करेंगे? कृषि करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र कहने का मतलब कृषि करना, खेती बाड़ी की जाएगी, कृषि की जाएगी। कृषि करना प्राथमिक क्रिया है। मछली पालन करना प्राथमिक क्रिया है। पशुओं को पालना प्राथमिक क्रिया है। खनन करना प्राथमिक क्रिया है। तो प्राथमिक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती है जहां से हमें कच्चे माल का जो है कच्चा माल प्राप्त होगा, या कच्चे माल का क्या किया जाएगा? दोहन किया जाएगा। कच्चे माल को हम या तो उगाएंगे खेतों में, या जो है हम कच्चे माल का दोहन करेंगे। दोहन करेंगे, दोहन करेंगे यानी निकालेंगे जमीन से। जैसे खनन, खनन करना क्या है? जमीन से खनिजों को निकालना। तो ये प्राथमिक क्रिया है। ऐसे कृषि या सहायक क्षेत्र, इस प्राथमिक क्रिया को कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें हम प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र कहने का मतलब ये ऐसी गतिविधि है जिसमें कच्चे माल का प्रयोग करके कुछ भी वस्तु तैयार की जाएगी। द्वितीयक क्षेत्र कहने का मतलब क्या था? मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब विनिर्माण। विनिर्माण करना, विनिर्माण करना। तो हम जो हैं द्वितीय क्षेत्र में क्या करेंगे? विनिर्माण करेंगे, यानी कि वस्तुओं का निर्माण करेंगे। जैसे हमने जो है कपास लिया, कपास
या नरमा किसका उदाहरण था? प्राथमिक का। इस प्राथमिक के माध्यम से अब हम क्या बना देंगे? यानी हम जो है हमने ये जो कपास लिया, इस कपास के माध्यम से हम क्या बना देंगे? इस कपास के माध्यम से हम धागे बनाएंगे, फिर वस्त्र बनाएंगे। तो ये वस्त्र कहाँ बनाए जा रहे हैं? इस फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं, तो किसी उद्योग में बनाए जा रहे हैं। तो इसी कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी बोल देते हैं कि क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र का मुख्य काम उद्योगों में किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है, जिसमें हम प्राकृतिक उत्पादों को नए रूपों में बदल देते हैं, जिसमें मशीन्स वगैरह का जो है यूज किया जाता है। जैसे कपास से सूत बनाना एवं कपड़े बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। गन्ना प्राकृतिक था, यानी खेतों में उत्पादन हुआ, गन्ने से हमने चीनी बना दी फैक्ट्री में। तो यह द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र कहने का मतलब इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जो ये इसकी पहली पहली लाइनें लिख रखी है ना, ये फिलअप में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे जरूर ध्यान रखना आप। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र को कृषि या सहायक क्षेत्र कहा जाता है। अब जो है तृतीय क्षेत्र में क्या बताया गया है? सेवा क्षेत्र, सेवाएं देना। अब जैसे प्राथमिक गतिविधि थी, द्वितीय गतिविधि थी, अब इन दोनों के मध्य कौन अपनी सेवा देगा? तृतीयक वाला सेवा देगा। जैसे जैसे अब जो है हम बात करें कि खेतों में उत्पादन किया गया, इस उत्पाद को फैक्ट्री तक लेकर आना है। फैक्ट्री तक कौन लेकर आएगा? सेवाएं देगा, जिसमें हम ट्रैक्टर वगैरह का यूज करेंगे, ट्रक वगैरह का यूज करेंगे। तो यानी कि हम बात करें, हम भारतीय अर्थव्यवस्था के तो प्राथमिक से द्वितीयक क्षेत्र के बीच में जो वस्तु लाई जाएगी, जो भी वस्तु लाई जाएगी, उसमें सहयोग कौन करेगा? अपनी सेवा कौन देगा? तृतीयक क्षेत्र वाला अपनी सेवाएं देगा। ट्रैक्टर से, ट्रक से सामान जो है यहाँ लेकर आएगा। तो एक दूसरे को जोड़ता कौन है? तृतीयक क्षेत्र जोड़ता है। और तृतीयक क्षेत्र में हर प्रकार की जो है सेवाएं दी जाती है, जैसे परिवहन, इन दोनों के मध्य परिवहन हो गया। फिर बैंकिंग में काम, बैंक में काम करने वाला बैंकर यानी बैंक भी तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। शिक्षा, टीचर तृतीय क्षेत्र, स्वास्थ्य, डॉक्टर तृतीय क्षेत्र, संचार, पर्यटन, कॉल सेंटर में बैठे जो है हमें सेवाएं दे रहे हैं, ये सारी तृतीय क्षेत्र में गिने जाते हैं। तृतीय क्षेत्र कहने का ही मतलब क्या है? अपनी सेवाएं देना। वो हमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टीचर बच्चों को अपनी सेवाएं दे रहा है, डॉक्टर मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहा है, वकील अपने क्लाइंट्स को सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे जो है इसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तो हमने देखा उत्पादन के आधार पर, यहाँ पर कच्चे माल का उत्पादन किया गया, कच्चे माल से जो है तैयार जो है माल उत्पाद किया गया। और जो ये सेवा सेवा भी अपने आप में उत्पादन कहलाता है। यह जो है सीधा मतलब कुछ बनाया नहीं जाता इसमें, इसमें जो है सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यह बात है। अब हम जो है आगे देखते हैं तृतीय क्षेत्रों की तुलना और गणना। तृतीय क्षेत्र की अब हम तुलना करते हैं, देखते हैं। क्षेत्रों की आपसी निर्भरता कहने का मतलब जो ये प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। यदि मान लो कपास का उत्पादन नहीं होगा तो कपड़े कैसे बनेंगे? तो फैक्ट्री में काम कैसे होगा? उद्योगों में काम नहीं हो सकता। तो फैक्ट्री किस पर डिपेंड है? प्राथमिक वाले पर डिपेंड है। अगर संसाधन ही ना होंगे, जो ये साधन है वही ना होंगे, तो एक दूसरे को सामान कौन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा? अगर हम कहें ट्रांसपोर्टेशन ना हो, यानी कि हम कहें परिवहन ना हो, परिवहन ही नहीं होगा, तो एक दूसरे को जोड़ेगा कौन? तो इसी कारण से ये बताया गया है कि एक जो उद्योग है या जो हम कहें प्रथम क्षेत्र है वो दूसरे पर निर्भर है, प्रथम और दूसरे वो तीसरे पर निर्भर है। तो ये बातें जो बताई गई है, अगर टीचर ही नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन? तो ये भी जो है बताया गया है कि एक दूसरे पर जो है तीनों क्षेत्र निर्भर रहते हैं। ये बात हमने इसमें पढ़ी। कुल उत्पादन की गणना, इसमें क्या बताया गया है कि यानी कुल उत्पादन है उसकी गणना कैसे करते हैं? किसी वस्तु की हम गणना कैसे करेंगे? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़कर।
जैसे अभी हम इसको जीडीपी में भी समझते हैं, ये वाला जो टॉपिक है हम जीडीपी में समझते हैं, आगे देखते हैं अभी। अब देखो जीडीपी क्या होती है। किसी भी वस्तु की, किसी भी उत्पाद की या वस्तुओं की जो अंतिम वैल्यू होती है, अंतिम वैल्यू होती है, उसे जीडीपी कहते हैं। या हम कहें किसी देश के एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, अंतिम वस्तु और सेवाओं की कुल मूल्य या योगफल को देश का जो है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अभी इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम बात करें, कपास का उत्पादन किया गया था। क्या हम कपास का सीधा प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम जो है इससे क्या बनाएंगे फिर? धागे। क्या धागे का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर इससे जो है क्या बनाया जाएगा? वस्त्र। क्या हम वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं हम। हमने कपास से धागा बनाया, धागे से वस्त्र बनाए, तो वस्त्र का जो है हम यूज कर सकते हैं। तो अंतिम वस्तु इसमें क्या हो गई? वस्त्र हो गई। कपास था, मानते हैं, किलो के हिसाब से मानकर चलते हैं। कपास जो था वो 50 रुपए किलो था। धागे वगैरह, बीज वगैरह इसके अलग करने के बाद इसकी वैल्यू 70 रुपये हो गई। क्या अब जो इससे वस्त्र तैयार किया जाएगा उसकी कीमत, एक शर्ट 350, 450, 500, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, अपने 350 मानकर चलते हैं। तो 50 रुपये, 70 रुपये और आखिर में 350 रुपये। तो जो ये 350 रुपये आए ना, ये क्या है? किसी वस्तु की अंतिम वैल्यू है, किसी वस्तुओं या सेवाओं की ये अंतिम जो है मूल्य है, अंतिम मूल्य है। इसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। हम 50 को नहीं करेंगे, 70 को नहीं करेंगे, हम 350 को जीडीपी में काउंट करेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है, किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य। अंतिम वस्तु क्या थी यहाँ पर? वस्त्र। तो वस्त्र के जो कुल मूल्य है यानी 350 जो रुपए हैं, इसको जो है हम देश के सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ते हैं और यही जो है हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। हमने एक उदाहरण लिया, ऐसे जितनी भी वस्तुओं की जो अंतिम अंतिम वैल्यू है, अंतिम वैल्यू है, उसे जो है हम जीडीपी कहेंगे। ऐसे ही सेवाओं की, अब टीचर अपनी सेवाएं दे रहा है, पैसे कमाएगा, कुछ पैसे उसने टैक्स पे कर दिए और जो बाकी उसके पास बचे हैं पैसे, वो जीडीपी में काउंट होंगे। टैक्स को हटाकर जीडीपी में काउंट हो जाएंगे बाकी बचे हुए पैसे। तो ये जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। इंग्लिश में कहें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो है अगला देखते हैं, सकल मूल्य वर्धित, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल देते हैं। अब फुल फॉर्म है तो इसको हिंदी में जो है वो याद, इंग्लिश में जो है याद करना आसान हो जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहने का मतलब सकल मूल्य मूल्य वर्धित। अब सकल मूल्य वर्धित या ग्रॉस वैल्यू एडेड कहने का मतलब क्या है? कि जो प्राथमिक वस्तु थी, जो प्राथमिक वस्तु थी, अब हम देखते हैं, जैसे कपास हमने प्राथमिक वस्तु लिया था, फिर उसके बाद हमने क्या लिया था? इससे हमने धागे बनाए, इससे हमने इसके बाद वस्त्र तैयार कर लिए थे। अब वस्त्र की वैल्यू 350 रुपये थी, इसकी वैल्यू जो हमने मानी थी 70 मानी थी धागे की, और कपास की 50 रुपये मानी थी। अब हमें क्या देखना है? जैसे सकल मूल्य वर्धित क्या है? सकल मूल्य वर्धित होता है कि जो अंतिम या कहें कि कुल जो वैल्यू आई है, इसमें से इसमें से जो मध्यवर्ती वस्तु है, इसको माइनस कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे 350 रुपये हैं, तो ये तो क्या हो गई? टोटल वैल्यू हो गई। इसमें से मध्यवर्ती, ये तो प्राथमिक है, ये मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती वस्तुओं को हमने घटा दिया। बाकी कितने रुपए बच गए? 200। 200 कितने बचेंगे? 280 रुपये।
280 रुपये बच जाएंगे। 280 रुपये। तो 280 रुपये क्या है? सकल मूल्य वर्धित है। ये अपने आप में सकल मूल्य वर्धित है, जिसके कारण से ये जो है कोई वस्तु बन रही है, या यह वस्तुओं की एक वैल्यू है। यानी किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए 280 रुपये लगे हैं। वो तो इसकी कीमत थी, वस्त्र की कीमत 350 थी, लेकिन जो किसी वस्तु को मूल्यवान बनाने में जो पैसा लगा है वो 280। तो ये सकल मूल्य वर्धित जो है ये 280 रुपये आ जाएगा। हमने जो है इसको, कुछ बच्चे जो है अपनी क्लासेस के देख रहे होंगे, तो हमने गेहूं, आटे और बिस्किट का उदाहरण लिया था, उसको हमने कपास, धागा और वस्त्र का उदाहरण ले लिया है। वो एक ही बात है, ठीक है। मैंने जो है क्लास में ये गेहूं, आटे और बिस्किट वाला जो समझाया था आपको। अब आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। इनमें क्या अंतर है? अंतर देख रहे हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं के मध्य हम अंतर देख रहे हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जिसे आगे प्रसंस्करण करना पड़ेगा, उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, उसे आगे हमें और प्रयोग करना पड़ेगा, और प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे धागा, धागा क्या था? मध्यवर्ती वस्तुएं। तो धागे से हम क्या करेंगे? वस्त्र तैयार कर रहे हैं, वस्त्र तैयार कर रहे हैं उन धागों से। तो इस धागे का क्या हमें और प्रसंस्करण नहीं करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा, या प्रोसेस करना पड़ा। तो धागे को प्रोसेस करके वस्त्र बनाया गया। तो मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिसे और फर्दर प्रोसेस किया जाए, प्रसंस्करण किया जाए। लेकिन अंतिम, ये तो है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं का कोई प्रसंस्करण नहीं होता, कोई प्रसंस्करण नहीं होता। वो हमारे उपभोग उपभोग करने के लिए या प्रयोग करने के लिए तैयार है। हम वस्त्र को सीधा पहन सकते हैं, लेकिन धागे को थोड़ी ना पहन लेंगे। धागा क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। वस्त्र अंतिम वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु जिसको आगे और प्रोसेस किया जाए, और अंतिम वस्तु जिसको आगे प्रोसेस ना किया जाए, इसका हम सीधे प्रयोग कर लें। इसके बाद उदाहरण आटा है, कपास है, लोहा है, धातु है, इनको आगे प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है। इनसे जो तैयार हो गया ब्रेड है, बिस्कुट है, सीधा खा सकते हैं। सिली हुई कमीज है, यानी वस्त्र, कपड़े हैं, हम सीधा पहन सकते हैं। ये बात जो है आगे बताई गई है। इसके बाद अब जो मध्यवर्ती वस्तु है, हम इसके मूल्य को जीडीपी में काउंट नहीं करते। अभी हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था। जीडीपी में किसको काउंट करते थे? जो वस्त्र की वैल्यू थी, यानी जो ये कमीज है, कपड़ा है, इसकी 350 रुपये जो वैल्यू थी, इसको हम जो है ऐड करते हैं किसमें? जीडीपी में। तो अंतिम वस्तु तो ये है। तो अंतिम वस्तुओं की वैल्यू को जीडीपी में ऐड किया जाता है, जीडीपी में शामिल किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद तृतीयक जो सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र है या जो सेवा क्षेत्र है, ये इसका जो महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? देखते हैं इसको भी। अब जैसे हम बात करें बुनियादी सेवाओं की, मूलभूत या जरूरी सेवाओं की, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, डाक टिकट, तार सेवाएं हैं, इंटरनेट वगैरह की, या जो है डाक की सेवाएं हैं, पुलिस स्टेशन है, बैंक है, ये बीमा, ये सारी सेवाएं कैसी सेवाएं हैं? तृतीयक क्षेत्र की सेवाएं हैं। और इन सब चीज़ों का जो विकास है तेजी से हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है खोले जा रहे हैं, अस्पताल खोले जा रहे हैं, ठीक है। एक ही शहर में वहाँ पर 30-40 बैंक खुले हुए हैं। छोटे शहर की बात कर रहा हूँ, बड़े शहरों में तो कहना ही क्या। तो यानी कि सेवा क्षेत्र जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है। सेवा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है तो तृतीयक क्षेत्र का विकास हो रहा है, क्योंकि ये जो बहुत सारी सेवाएं हैं, इन सेवाओं की वृद्धि हो रही है। सेवाओं की वृद्धि होना कहने का मतलब तृतीयक क्षेत्र का विकास होना, ठीक है। इसके बाद है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का विकास होगा तभी तो तृतीयक क्षेत्र का विकास होगा। जैसे कृषि था, कृषि कृषि को, यानी कि जो हम यहाँ पर जो है बात करें कपास की, यहाँ से जो है फैक्ट्री तक, उद्योग तक जो है वो सामान लेकर जाना है, तो कौन
प्रयोग कर रहा था, यहाँ पर ट्रैक्टर का यूज़ किया जा रहा था, यानी परिवहन का यूज़ किया जा रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पादन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्री या उद्योगों तक जो वस्तुएँ भेजी जाएगी, किसके द्वारा भेजी जाएगी? परिवहन के द्वारा भेजी जाएगी। तो हो गया भाई, परिवहन किसका उदाहरण था? सेवा क्षेत्र। तो इन दोनों का प्राथमिक और यानी प्राथमिक और द्वितीयक का विकास हुआ, तो तृतीयक का अपने आप विकास हो गया। व्यापार, आज के समय व्यापार जो है बढ़ता ही जा रहा है। चाहे देश के अंदर छोटे मोटे व्यापारी हो, चाहे एक देश खुद व्यापार कर रहा हो किसी दूसरे देश से, तो व्यापार बहुत बढ़ता जा रहा है। व्यापार बढ़ रहा है मतलब सेवा या तृतीयक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही भंडारण जो है, स्टोरेज करने की जो चीजें हैं, चाहे फूड को, चाहे किसी भी चीजों को जो है स्टोर किया जा रहा है, वो भी सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। ये जो बात यहाँ पर पड़ी, तो कहने का मतलब कि सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है, यानी सेवाओं का विकास हो रहा है। सेवाओं का विकास होना मतलब तृतीयक क्षेत्र का विकास होना, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आय में वृद्धि होना, जैसे हम बात करें कि अगर हमारे पास जो है, यदि हम देखते हैं ये, अब आय क्षेत्र में वृद्धि होने से कैसे सेवा क्षेत्र में का जो विकास होता है या तृतीयक क्षेत्र का विकास होता है। किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई, अब उसकी अगर उसकी आय बढ़ रही है, तो वह बाहर खाना खाएगा, पर्यटन सेवाओं का जो है लाभ उठाएगा, इधर उधर घूमने जाएगा, वो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, निजी अस्पतालों में जो है अपनी सेवाएं लेगा, उनसे सेवाएं लेगा। तो यानी ये जो सारे के सारे जो हैं, ये किसका ही उदाहरण है? ये तो सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। तो व्यक्ति की आय बढ़ी, आय बढ़ने से उसने बहुत सारी सेवाओं का क्या किया? उपभोग किया। वो बहुत सारी सेवाओं को उपभोग कर रहा है, उन सेवाओं का यूज कर रहा है, तो फिर सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सारी सेवाएं ले रहा है। वो बहुत सारी ये सारी सेवाएं ले रहा है, वो ये सारी सेवाएं ले रहा है। इस कारण से ही तो तृतीयक क्षेत्र का विकास हो रहा है, क्योंकि सेवा कहने का मतलब ही तृतीयक क्षेत्र है। ये सेवाएं ले रहा है, तृतीयक क्षेत्र का विकास हो रहा है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, सूचना तकनीकी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका बढ़ता हुआ विकास। अब हम बात करें कि सूचना तक और तकनीकी चीजें हैं, इनकी जो सेवाएं हैं बढ़ती जा रही है। जैसे हम बात करें इंटरनेट की, हम बात करें जो है वो डिजिटल पेमेंट की, तो ये सारी चीज़ें जो है सेवा बढ़ती जा रही है। डिजिटल सेवाएं आजकल बढ़ती जा रही है, यूपीआई वगैरह जो है कितना बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का विकास हो रहा है। टेक्नोलॉजी में जो है चीज़ें बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक है, ये किसका उदाहरण है? ये सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। तो तकनीकों के माध्यम से भी जो है हम कहें तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो ये बात हमने पढ़ी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन आरबीएससी में आ सकता है। 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इसे याद करना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रीय परिवर्तन और बेरोजगारी के प्रकार। पहले क्षेत्र में किस किस प्रकार से जो परिवर्तन हुआ है, फिर हम बेरोजगारी के प्रकार देखते हैं। अब जो है विकसित देशों में क्या परिवर्तन आया है, क्या जो 3 क्षेत्र है, तीनों क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन आया है? विकसित देशों में देखा गया कि जो द्वितीयक क्षेत्र है यानी औद्योगिक क्षेत्र है, इसको इसको तो यूज कम कर दिया गया है, इसका प्रयोग कम कर दिया गया है, और सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र का जो विकास है, ये तेजी से हो रहा है। द्वितीयक क्षेत्र के स्थान पर तृतीयक क्षेत्र का जो विकास है वो अधिक हुआ है। किस यहाँ? विकसित देशों में, जैसे अमेरिका, जैसे ब्रिटेन जैसे जो देश हैं यहाँ। लेकिन हम बात करें भारत की, तो भारत में क्या है? भारत में तो लोग आज भी प्राथमिक या हम कहें कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। दूसरे देशों में तो द्वितीयक से तृतीयक पर पहुंच गए, हम अभी तक प्राथमिक पर ही निर्भर हैं। ये बात जो है अपने बता रखी है। इसके बाद हम बेरोजगारी के प्रकार देखते हैं, 4 प्रकार देखेंगे। सबसे पहला जो है बेरोजगारी। बेरोजगारी कहने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति, उसकी काम करने की इच्छा है,
वो काम करना चाहता है परंतु उसे रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसा व्यक्ति जो काम तो करना चाहता है परंतु उसे रोजगार नहीं मिल रहा, वो कहलाएगा बेरोजगार, और या बेरोजगारी कहलाएंगी वो। इसके बाद है अल्प बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोजगारी कहने का मतलब ऐसे ऐसी बेरोजगारी जो व्यक्ति काम तो करता है, काम तो वो व्यक्ति कर रहा है, मन मारकर काम कर रहा है, परंतु वह अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहा। काम वो कर सकता है, क्षमता है, परंतु वह काम नहीं कर रहा। ऐसे जो है लोगों को अल्प, ऐसे जो लोगों के लिए जो है वो अल्प बेरोजगारी बोला गया है। कोई व्यक्ति वो धक्के से काम कर रहा है, बस इतना समझ लेना है, उसके पास क्षमता है काम करने की पर वो काम नहीं कर रहा, वो अल्प बेरोजगारी कहलाएगी। इसके बाद है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है कि 12 महीने हैं, 12 महीने के कुछ ऐसे सीजन में, कुछ 2 या 3 महीने ऐसे समय उस व्यक्ति को जो है काम नहीं मिलता है। जैसे हम कृषि की बात करें, कृषि में क्या होता है, जब बुआई का समय होता है, फसल बुआई का समय होता है तब उसे काम मिल जाएगा, फसल कटाई का समय हो जाएगा फिर उसे काम मिल जाएगा, फसल कटाई कटाई फसल कटाई का समय होगा तब उसे काम मिल जाएगा, और बीच के समय में उसे काम नहीं मिलता है। तो मौसमी बेरोजगारी कहने का मतलब कि वर्ष के कुछ महीनों में उसे काम न मिलना, ऐसा जो सामान्य कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। इसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी इसे बोला गया है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति तो है ना, किसी कार्य को करना चाहता है, किसी कार्य को कर पा रहा है, लेकिन इसको चलो ध्यान से देखते हैं हम। इसका कहने का मतलब है किसी कार्य में, किसी कार्य को करने में जरूरत से ज्यादा लोगों का जो है उसमें काम करना। जैसे हम बात करें किसी कार्य को करने की, जो वहां पर रिक्वायरमेंट है, जरूरत है वो 5 लोगों की है, कोई काम 5 लोगों से हो जाएगा लेकिन वहां पर 7 लोग काम कर रहे हैं। जो ये दो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, इनके लिए बोला गया छिपी हुई बेरोजगारी। इन दोनों की जरूरत नहीं है हमें, इन दोनों की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिर भी काम कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी कि जिसमें हमें जरूरत नहीं है लोगों की काम करने की, फिर भी उसे काम करवाया जा रहा है। और जो ये 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे थे ना, अगर इनको हटा भी दिया जाए तो भी काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेन जरूरत कितने की थी, 5 की। यही बातें बताई गई है, देखो इसको देख लेते हैं पढ़कर भी इस बार। आवश्यकता से अधिक लोगों का काम पर लगा होना छिपी हुई बेरोजगारी कहलाता है। कुछ लोगों को हटा देने पर भी कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात जो है यहाँ बताई गई है। अब आगे देखते हैं अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, या रोजगार सृजन करने के उपाय कौन कौन से हैं, कैसे हम रोजगार को और जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रोजगार बढ़ाने के जो है उपाय या तरीके बताए गए हैं। जैसे सरकार जो है वो नहरें वगैरह और बनवाए, बांध बनवाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण जो है वो सड़कें बनाई जाए, परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाए, और जो है परिवहन को बढ़ावा दिया जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कोई भी काम सरकार जो शुरू करेगी उसमें लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, लेबर्स की जरूरत पड़ेगी तो उनको रोजगार मिल रहा है। फसलों को सुरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे तो वहां पर भी जो है कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी तो रोजगार का सृजन होगा। किसानों को जो है वो बैंक कम ब्याज दे, कम ब्याज पर जो मतलब उनको ऋण दे, किसान जो ऋण ले रहे हैं उनको कम ब्याज पर ऋण प्रोवाइड कर दे बैंक, तो किसान जो है वो खुश होगा। किसान जो है और खेती करेगा, वो खेती करेगा तो 4-5 लोगों को, 10 लोगों को और काम के लिए रखेगा वो, तो उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है छोटे उद्योग है, छोटे उद्योग है उनको सरकार बढ़ावा दे। जैसे जो है अपनी हम देखें गांवों में या शहरों में जो है नगर पालिकाएं वगैरह है, ये लगातार अनाउंस करती रहती है, लगातार जो है छोटे मोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए वो सस्ते जो है रेट पर ऋण प्रोवाइड करवाती है, जिससे छोटे मोटे बिजनेस है वो लोग सेटअप कर सकें।
तो ये बात बताई गई है। तो रोजगार कैसे, जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा तो अपने आप रोजगार बढ़ता जाएगा। अब जो है ज़्यादा स्कूल खोले जाए, स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह खोले जाए, कॉलेज खोले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो ज़्यादा स्कूल खोले जाएंगे तो ज़्यादा टीचरों की जरूरत पड़ेगी, कॉलेज में भी, ऐसे ही स्वास्थ्य केंद्रों में भी। वहाँ पर जो है डॉक्टर्स की, नर्स की, कंपाउंडर्स की, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे रोजगार जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो फिर जो पर्यटक है जो घूमने जा रहा है वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा, वो होटल में रहेगा, होटल वालों को जो है रोजगार दे रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन वालों को रोजगार दे रहा है, यानी परिवहन वालों को रोजगार दे रहा है, वो स्ट्रीट वेंडर्स जो है वहाँ पर जो है ठेले वगैरह लगाने वाले हैं उनको रोजगार दे रहा है, उनसे कुछ चीज़ें खरीदेगा, चाहे वो हाथों से बनाई गई चीज़ें हों, कुछ भी चीज़ें अगर वो खरीदेगा तो उन लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ के साथ हस्तशिल्पों को बढ़ावा दिया जाए, हाथों से बनी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा तो हस्तशिल्प वस्तुएं बिकेगी और उनको रोजगार जो मिलेगा। आज के समय जैसे बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही है तो लोग जो है वही मिट्टी के बर्तनों पर वापस से शिफ्ट हो रहे हैं। जो आज से 2000 साल पहले प्रयोग किया जाता था वही चीज़ें वापस शुरू कर दी गई है आज के समय में, बस थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया गया है। तो हस्तशिल्पों की जो हस्तशिल्प वस्तुएं हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है तो कुम्हारों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही सूचना और प्रौद्योगिकी में आईटी जो सेक्टर है, जैसे इंटरनेट सेवाएं वगैरह, डिजिटल वगैरह चीजें हैं, इनको बढ़ावा दिया जाएगा तो उन वहां पर काम कर रहे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद क्या बताया गया है, मनरेगा, इसके तहत भी जो है रोजगार सृजित किया जा सकता है, रोजगार प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे सरकार ने क्या किया, 100 दिन का जो है वो एक एक्ट लेकर आई जिसका नाम था मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कब? 2005 में इसे लागू किया गया था। और उसके बाद जो है 100 दिन का रोजगार ग्रामीण में गांवों में रह रहे लोगों को दिया जाने लगा। 365 में से 100 दिन उनको काम दिए जाते थे, रोजगार प्रोवाइड किया गया। अब हमें क्या ध्यान रखना है, अब हमें ध्यान रखना है कि इस मनरेगा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। अभी मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा, इसकी फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट में बताना है। विकसित भारत, विकसित भारत जी राम जी, जी राम जी, बीच में डैश भी आएगा, जी राम जी। कब? 2025 में ये नाम परिवर्तित कर दिया है। तो ये जो है मैंने क्लास में लिखवा दिया था, आप जो है इसको कमेंट में आंसर और करोगे। जो कमेंट में आंसर करेगा मुझे पता लग जाएगा कि किस किस ने जो है हमें सपोर्ट किया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमें सपोर्ट जरूर करना, ताकि हम यूं ही जो है नई नई वीडियोस बनाते रहें और चैप्टर को बहुत आसानी तरीके से समझाते रहें। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इनमें क्या अंतर है। संगठित क्षेत्र कहने का मतलब ऐसे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जो सरकारी की सरकार के जो नियम हैं उनका पालन करते हैं, वो संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। चाहे इसमें सरकारी स्कूल हो या सरकारी कोई भी उद्योग हो, वो तो सरकार की बात मान ही रही हैं। चाहे प्राइवेट भी हो, चाहे प्राइवेट भी हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट भी हो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, टिस्को है, भेल है, सेल है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है तो कुछ सरकारी प्राइवेट कंपनियां, उस प्राइवेट कंपनी को भी सरकार के नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो संगठित क्षेत्र में हम वही कहेंगे जो सरकार के नियमों का फॉलो कर रही है और सरकार के अंडर में है। जैसे अब जो है ये ट्रेडिंग चलती है, उसमें एक निफ्टी और एक जो सेंसेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स है, इसमें सरकारी मतलब जो ये प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी जो सरकार के थ्रू रजिस्टर्ड है, उन कंपनियों को इसमें जगह मिलती है और उन कंपनियों में लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये बात जो है बताई गई है। असंगठित क्षेत्र ये कोई पंजीकृत नहीं होते, कोई सरकार के नियमों का पालन नहीं करते।
इसके बाद है संगठित क्षेत्र में कैसे जो है, जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले जो लोग लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा की जाती है, नियमित रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। ये नहीं कि 2 दिन आओ, 10 दिन मत आओ, हमें जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो आ जाओ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मत आओ, ऐसा नहीं है। क्या होता है, जब कोई संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है वो परमानेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो 5 साल 10 साल का, जितना भी वो लगातार काम करेगा उसको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र में छोटे मोटे जो रोजगार है, जब उनको जरूरत है तो लोगों को वो रख लेंगे काम पर, नहीं तो उन्हें भगा देंगे। तो यहाँ पर जो है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है संगठित जैसी। इसके बाद है काम के घंटे जो है संगठित क्षेत्र में ये निश्चित होते हैं, 8 घंटे काम करो, गो टू होम। इसके बाद अगर ओवरटाइम करोगे तो उसका अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में 8 के बजाय 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, ओवरटाइम का कोई एक्स्ट्रा भुगतान नहीं है। जो आपको एक दिन के 500 मिलने थे, 500 में पूरा दिन जो है खट लो, तुम पूरा दिन काम कर लो। लेकिन यहाँ संगठित में क्या था, एक्स्ट्रा टाइम करोगे तो एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे, लेकिन ये तो फ्री फंड में ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं असंगठित वाले। संगठित क्षेत्र में क्या होता है, सवेतन छुट्टी, मतलब कि अगर आप छुट्टी लेते हो तो भी उसका वेतन में आपको मिलेगा। जैसे कोई यहाँ महीने में 2 रखता है, कोई महीने में 1 छुट्टी जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, अगर आपको जो है अगर छुट्टी लेनी है तो उसका भी आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन असंगठित में अगर आप छुट्टी कर लेते हो तो पैसा कट गया, पैसा उसका कट जाता है। ये बात जो है इसमें बताई गई है। और साथ में जो संगठित क्षेत्र में पीएफ भी मिलता है, पीएफ जो रिटायर होने के बाद जो आगे प्रोविडेंट फंड होता है वो मिलता है। और बाद में पेंशन भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ लाभ नहीं मिलता है असंगठित क्षेत्र में। तो ये पॉइंट बताए गए हैं। और हम बात करें इस चैप्टर की, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बात को जो है आप ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है आप ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है, आगे इसको देखते हैं। आगे जो है, जो ये असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे इन लोगों को है जो सुरक्षा प्रोवाइड की जा सकती है। सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि कम से कम जो है न्यूनतम मजदूरी उनको प्रोवाइड की जाए, यानी कि काम के घंटे निश्चित कर दो असंगठित में। और जैसे उनको उनसे काम 8 घंटे काम करवा कर उनसे 8 घंटे काम करवा लो, और कम से कम जो एक दिन के 500 दे रहे थे, 1000 दे रहे थे, इतने रुपए आप उनको प्रोवाइड कर दो। तो यानी कि ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं कि एक दिन की कम से कम उनको जो है, जो भी मजदूरी मिलनी है वो दी जाए। ऐसे कुछ नियम बनाने चाहिए सरकार को। जब जो उनका कार्यस्थल है उनको सुरक्षित रखा जाए, यानी कि मशीन है तो अगर टूट फूट रही है तो नई मशीन ले आ दी जाए, ठीक है। तो काम ढंग से करवाएं उनसे, उनको परेशान ना करें, रोजगार की गारंटी दे दें, ठीक है अगर आप काम करते हो तो 2 साल 5 साल तक आपको हम काम पे रख लेंगे। ऐसा नहीं कि हम बीच में आपकी छुट्टी कर देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। जो ये असंगठित है इनको भी स्वास्थ्य बीमा करवा देना चाहिए, अपने वर्कर्स को पेंशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और बहुत सारी जो सुविधाएं लोकल स्तर पर दे सकते हैं वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे होली दिवाली की सेवाएं जो हो गई, ये सब प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद जो है किसानों को सस्ते बीज प्रोवाइड किए जाएं, खाद प्रोवाइड किए जाएं, किसानों को सस्ता ऋण प्रोवाइड किया जाए, इससे भी जो है रोजगार बढ़ेगा। और असंगठित क्षेत्र में जो है लोगों को सुरक्षा मिलेगी। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है स्वामित्व के आधार पर जो है वो वर्गीकरण। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, अच्छे से ज्योग्राफी में। अब टॉपिक है तो एक बार इसको देख ही लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, अब हम देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब ऐसी परिसंपत्तियां, परिसंपत्ति मतलब धन, कोई भी संपत्ति, ऐसे संपत्ति जो सरकार के नियंत्रण में है, ऐसी संपत्ति जो किसके नियंत्रण में है,
सरकार के नियंत्रण में है। ऐसी संपत्ति जो किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में है, वो कहलाएगी सार्वजनिक क्षेत्र की जो है सेवाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं कहलाएगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना नहीं होता है, वो कुछ एक पर एक टाइप हो गया यहाँ पर। इसका जो है मुख्य जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि लोगों को सेवाएं प्रोवाइड करना होता है। जैसे अब सरकारी ट्रेन, सरकार जो ट्रेन है मुनाफा नहीं कमाती है, सरकार सरकार मुनाफा नहीं कमा पाती है, बस सेवाएं प्रोवाइड कर रही है। वही प्राइवेट ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेनें बहुत मुनाफा कमा रही है। ये बातें जो यहाँ पर बताई गई है, इसमें जो है सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे सड़क, पुल, रेलवे, इन सब की कुछ सेवाएं बताई गई है, जो कि हम देख लेते हैं। तो इसमें जो एक और था सार्वजनिक सेवाएं, और एक था निजी, ये निजी सेवाएं, निजी सेवाएं। दूसरा जो है इसका निजी सेवाएं। निजी सेवाएं क्या होती है? जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है, बस सरकार के नियम मानने पड़ते हैं उनको। सारा मुनाफा सब कुछ जो है वो कंपनी अपने पास रखती है। तो ये बात जो है यहाँ पर बताई गई है। एक सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा क्या बताया आपको? निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। ठीक है। बाकी टाइपिंग में इसको जो है हम अच्छे तरीके से ज्योग्राफी में भी पढ़ लेंगे, हमने यहाँ भी समझ लिया, वहाँ भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये जो है हमने चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से कम समय में वन शॉट हमने जो है पढ़ लिया है। लगभग जो है 41 मिनट हुए हैं, और 41 मिनट में जो है हमने अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, और अपने 5 मार्क्स इस चैप्टर से हमने सिक्योर कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि हम ऐसा ही ओरिजिनल और ऑर्गेनिक कंटेंट आपके लिए तैयार करते रहें। थैंक यू वेरी मच।